फीमेल के द्वारा इल्जाम लगाने के केसेस में आप देखेंगे कि फीमेल की बात को ही सब कुछ मान करके उसको जेल में कई सालों तक सड़ा दिया जाता है और कभी कभी तो ये मालूम चलता है कि ये बिल्कुल निर्दोष था, वो फीमेल इस पे झूठा आरोप लगा रही थी। लेकिन मैंने आपको उल्टा देखा है। आपके यहाँ जब बच्चों की भीड़ आती है तो आप उसको हटा के और क्वालिटी वाइज ही अपना संरक्षण करते हैं। आई एम अ मैड, आई एम अ मॉन्स्टर। नहीं, मुझे भी सरप्राइज होता है वक्त को देखते हुए कि नौजवान इस तरीके की सोच भी रखते हैं। अनमोल को मैं जानता हूँ और स्कूल में फुल भरमार होती है और कभी भी ये ट्राई नहीं करते कि भीड़ आ जाए। पता नहीं, इनका अपना रहता है कि बच्चों को गुणी बनाया जाए, उनको जीवन में सफलता सिखाई जाए, तो ये भीड़ से बचते हैं। मामला उल्टा है, इनसे ही पूछते हैं ऐसा क्यों? सर भीड़ की बात नहीं है, बात है रियल चीज़ की। जब रास्ता ही चुन लिया कि रियल चीज़ पकड़ेंगे तो काम फिर आप मेरे से कुछ भी करा लो, कोई सा भी करा लो। निजी ज़िंदगी में भी यही बात रहेगी। कभी कभी मुझे पता होता है रिश्ते नातों में या दोस्तों में, साथियों में, कि जो मैं बात उसको कह रहा हूँ ना, ये इसको बहुत भयंकर बुरी लगेगी और ये सुन के भाग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि हल्की सी बोली, फिर इधर उधर हो लिया, फिर आके बोला। मतलब मेरा मन नहीं मानता कि इसको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो ये तो हर चीज़ में ही है, ऐसा नहीं है कि इसी चीज़ में। लेकिन हकीकत बहुत दयनीय है सर। लोग क्या कर रहे हैं मैं तो कह नहीं सकता कि आप लोग सही कर लो इस चीज़ को। बस मैं तो लोगों की आंखें खोल सकता हूँ कि कम से कम ऐसे लोगों से अपने बच्चों को तो दूर रखें जो आपके बच्चे को अपना स्टूडेंट ना मान करके ग्राहक मान रहे हैं, हर चीज़ में ही पैसा लगा देते हैं। बहुत बड़ा खेल है सर। मैं एजुकेशन की बातचीत में सब कुछ बयां कर चुका हूँ कि कहाँ कहाँ से एक स्कूल वाला कमाई निकालता है, कहाँ कहाँ से एक टीचर बच्चों को ग्राहक देखते हुए कमाई निकालता है। मैं ये सब कुछ बयां कर चुका हूँ, कितनी बार मैं बोलूँगा। लेकिन हकीकत यह है कि टीचर अपने बच्चे को ग्राहक की जैसे देखता है। उसकी मेंटलिटी ये होती है कि मैं स्कूल इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि मेरा घर बढ़ जाए, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ। मैं कोचिंग इसीलिए खोल रहा हूँ कि मेरा करियर बन जाए, बच्चे का सिलेक्शन हो नहीं हो मुझसे मुझे मतलब नहीं है। तो अगर ये मेंटलिटी रहेगी तो ये तो ऊपर की कमाई, पता नहीं कौन सी कमाई, ये तो फिर सब कुछ गलत ही है सर, आपकी आंखों के सामने है। मैं क्या करता हूँ उसको छोड़िए आप। ठीक है, गुरु भी ऊपर की कमाई में लगे हुए दिखते हैं। तो न्याय व्यवस्था, आपने जो 4 बताए उसमें एक न्याय व्यवस्था भी आती है, तो उनका तो काम ही न्याय देना है। क्या वहाँ भी ये ऊपर की कमाई अन्याय को प्रेरित करती है? मेरी उम्र से डबल आपकी उम्र है, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका तजुर्बा ये कहता है कि जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी शुद्ध है? न्याय में भी हमने ये देखा है कि जो व्यक्ति दोषी नहीं है या बहुत छोटा सा उसने कोई अपराध कर दिया जाने अनजाने में गलती से, उसको भी बहुत बड़ी सज़ा मिल गई। और इसका उल्टा देखें तो 10 मर्डर करके भी बाहर है, वो बचता चला आ रहा है। हम कहते ज़रूर हैं, हम फिल्मों में दिखाते ज़रूर हैं, हम आध्यात्मिक बनते ज़रूर हैं कि जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन क्या आप इस बात पे बिलीव नहीं करते कि बहुत सारे लोग गलत काम कर करके ज़िंदगी जी गए, मज़े लूट गए, मर खप गए, लेकिन उनको कोई भी सज़ा नहीं मिली? और दूसरी तरफ लाखों ऐसे केस हैं आज भी, और बहुत ज्वलंत प्रश्न है ये अन्याय का। हालांकि इसमें सिस्टम की भी अपनी मजबूरियां हैं, सब कुछ है, उन सबको भी साइड में करो तो भी कितने निर्दोष 10-10, 15-15 साल से केस की हियरिंग के लिए इंतजार करते हैं। तो वास्तव में अन्याय दिखता ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आज तक हुई हैं, होती चली आ रही हैं और शायद होती भी रहेंगी। इनके अंदर मुख्य व्यक्ति कौन है? वकील ही तो है, जज ही तो है। हमारा जो देश है उसमें सबसे बड़ी ताकत न्याय को ही बोला गया है। तो अगर वो भी ऐसा कर दे, वो भी बायस्ड हो जाए या वो भी एक तरफा हो जाए, तो फिर हम न्याय की उम्मीद किससे करें? गरीब आदमी तो मरता चला जाता है, गरीब आदमी की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। वो तो हियरिंग ही नहीं करवा पाएगा, उसको तो तारीख पे तारीख ही मिलती जाएंगी। खत्म हो उसको जाता, तो पीढ़ियां खत्म हो जाती। उसको तो जब तक निचोड़ नहीं लेगा वकील, जब तक छोड़ेगा ही नहीं। और कोई पैसे वाला व्यक्ति है वो कुछ भी कर सकता है। तो न्याय में भी ये चीज़ें शुरुआत से हैं। हम अपने बच्चों को भी अगर वकील बनाने की कोशिश करते हैं या जज की परीक्षा पास करवाने की कोशिश करते हैं तो उनके जहन में ये नहीं डालते कि तुझे ऐसा बनना है, चाहे मर जाना कट जाना, लेकिन बेईमानी मत करना। वाकई में निर्दोष व्यक्ति को इंसाफ दिलाना और जो गड़बड़ व्यक्ति है उसको सज़ा दिलाना। सज़ा के साथ साथ या सज़ा से भी पहले, जिसको मैं कहता हूँ कि सज़ा तो मेरे लिए बात की चीज़ है, उसको ये समझाइश होनी चाहिए कि वाकई में तूने गलत किया है। अगर उसको सिर्फ सज़ा मिलती है, वो अंदर से नहीं समझ पाता,
तो भी फिर वो अपराधी रहता है, सज़ा काटने के बाद भी वो बड़ा अपराध करता है, फिर सज़ा में चला जाता है, फिर वो उसकी आदत बन जाती है। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि अपने बच्चों को भी बताएं कि ऐसी कंडीशन में ना जाएं जिसमें ऐसा हो। और जो आपने निर्दोष व्यक्ति की बात की, मैं कहता हूँ कि कई बार व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा मानव स्वभाव है, और गुस्से में जाने अनजाने में दूसरे व्यक्ति के ज़्यादा लग जाती है। मैं मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन जाने अनजाने में हुआ है, उसने इंटेंशनली नहीं किया, वो आदतन अपराधी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो कई वर्षों तक जेल में रहता है और कड़ी से कड़ी सज़ा वो पाता है। और बलात्कार के केसेस में तो आप ज़्यादातर देखेंगे, या फीमेल के द्वारा इल्ज़ाम लगाने के केसेस में आप देखेंगे कि फीमेल की बात को ही सब कुछ मान करके उसको जेल में कई सालों तक सड़ा दिया जाता है। और कभी कभी तो ये मालूम चलता है कि ये बिल्कुल निर्दोष था, वो फीमेल इस पे झूठा आरोप लगा रही थी। तो ये सब काम किसके हैं? जो न्याय के सबसे बड़े पदों पे बैठे हैं, जज और वकील। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, उनसे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, अब जो हो गया, या आपने जीवन जी लिया जो जी लिया। छोटे छोटे बच्चों को अगर तैयारी की बात की जाए कि वकील और जज बनना है जीवन में, या न्याय की सेवा करनी है, या न्याय करना है दुनिया के साथ, तो फिर आप खुद न्याय पसंद बनिए, सच्चाई के साथ चलिए, ईमानदारी के साथ चलिए, तो ज़रूर सब कुछ अच्छा होगा और फिर ये जो सारी चीज़ें हैं वो सही हो जाएंगी। लेकिन आज तो मुझे देखने को मिलता है कि सब कुछ गड़बड़ है।